आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द शाइनिंग। द शाइनिंग फिल्म सन 1980 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को स्टैनली क्यूब्रिक ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी स्टीफन किंग के द्वारा 1977 में लिखी गई द शाइनिंग नोवेल पे बेस्ड है, लेकिन फिल्म की स्टोरी नोवेल से काफ़ी डिफरेंट है। जब मैंने इस फिल्म को लास्ट वीक देखा तो आई वॉज ब्लोन अवे बाई एवरीथिंग द मूवी हैड टू ऑफर। आई मीन ये फिल्म इतनी ज़्यादा डीप है कि आप इसके कहानी के अंदर घुसते चले जाओगे। IMDb पे द शाइनिंग मूवी की रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को द शाइनिंग मूवी की पूरी कहानी बताते हुए इस फिल्म के अंदर छुपी कुछ सबलिमिनल मैसेजेस का भी जिक्र करूंगा। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम जैक टोरेंस नाम के इंसान को देखते हैं जो एक होटल में मिस्टर उल्मन से मिलने आया होता है। उल्मन इस बड़े और शानदार होटल के मैनेजर थे और जैक इस होटल में केयर टेकर का जॉब पाने के लिए मिस्टर उल्मन से मिलने आया था। इस होटल का नाम था ओवरलुक होटल और ओवरलुक हर साल सिर्फ 15 मई से लेकर 30 अक्टूबर तक ही खुला रहता था। बाकी के टाइम इस रीजन में इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी कि कोई भी आम इंसान यहाँ आ जा नहीं सकता था। तो जैक का काम था ओवरलुक होटल की देख रेख उन बाकी के महीनों में करना जब यहाँ कोई नहीं होगा। जैक पहले एक स्कूल टीचर था एंड रिसेंटली ही वॉज ट्राइंग टू वर्क ऑन ए राइटिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ इस बड़े होटल में अपने परिवार के साथ 6 महीने सॉलिट्यूड में रहकर जैक अपने राइटिंग प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर सकता था। दोस्तों, इन बातों के दौरान मिस्टर उल्मन जैक को इस होटल से जुड़ी एक रूह कपा देने वाली घटना के बारे में बताते हैं। ये बात अभी से 10 साल पहले यानी 1970 के विंटर की थी, जब किसी चार्ल्स ग्रेडी नामक इंसान को ओवरलुक होटल में केयर टेकर का जॉब मिला था। इस होटल में कई महीने अकेले रहने से वो काइंड ऑफ पागल हो गया था और उसने एक कुल्हाड़ी से अपनी 2 बेटियों का कत्ल कर दिया था। इसके बाद उसने अपनी बीवी को भी मार डाला। फिर उसने तीनों की लाशों को एक कमरे में रखा एंड फाइनली उसने खुद को एक बैरल गन से गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। पुलिस का कहना था कि चार्ल्स को केबिन फीवर हुआ था, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। मिस्टर उल्मन जैक को ये बातें बताना ज़रूरी समझे और जैक इस कहानी से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। जैक का कहना था कि उसकी फैमिली भी इस घटना से परेशान नहीं होगी एंड ही वॉज रेडी टू टेक द जॉब। दूसरी तरफ हम वेंडी नामक एक औरत को देखते हैं जो कि जैक की बीवी थी और वेंडी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम डैनी था। डैनी को पता था कि उसके पिता ओवरलुक होटल में जॉब लेने गए हैं और वो इस बात से खुश नहीं था। डैनी को देखने एक डॉक्टर आती है और डैनी उन्हें बताता है कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड टोनी उसके मुंह के अंदर रहता है और अगर कोई टोनी से बात करना चाहे तो टोनी डैनी के पेट के अंदर छिप जाता है। डॉक्टर डैनी की माँ वेंडी से पूछती है कि आखिर डैनी कब से अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बातें करता है। तो इस पे वेंडी बताती है कि आज से तकरीबन 5 महीने पहले डैनी अपने पिता जैक के कुछ स्कूल पेपर्स को उथल पुथल कर दिया था। जैक शराब की नशे में डैनी पे गुस्सा किए थे और वो डैनी का हाथ पकड़कर खींचे थे, जिससे डैनी की शोल्डर डिसलोकेट हो गई थी। उस दिन के बाद से जैक ने शराब पीना छोड़ दिया और तभी से डैनी अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बातें करना शुरू किया था। डॉक्टर का कहना था कि डैनी इज़ ऑल राइट और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगले सीन में हम जैक, वेंडी और डैनी को ओवरलुक होटल जाते देखते हैं और जैक वहां वापस से मिस्टर उल्मन से मिलता है। मिस्टर उल्मन जैक और वेंडी को पूरा होटल दिखाते हैं और वो उन्हें उनका अपार्टमेंट भी दिखाते हैं। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ओवरलुक होटल सन 1907 में बननी शुरू हुई थी और इस होटल को बनने में 2 साल लगे थे। ओवरलुक एक इंडियन बरियल ग्राउंड यानी कि शमशान के ऊपर स्थित है और होटल के बनते वक्त यहाँ कई इंडियन अटैक्स भी हुए थे। दूसरी तरफ हम डैनी को होटल के गेम्स रूम में देखते हैं और उसे वहाँ फिर से वो ट्विन सिस्टर्स दिखती हैं। तो इसके बाद वेंडी और जैक मिलते हैं डिक हैलोरन नाम के इंसान से जो इस होटल का मेन शेफ था। हैलोरन वेंडी और डैनी को किचन एंड फूड स्टॉक वगैरह दिखाता है और दोस्तों यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि हैलोरन बिना कुछ बोले अपने मन की आवाज़ से डैनी को आइसक्रीम के लिए पूछता है। इसके बाद हैलोरन डैनी को आइसक्रीम देता है और वो डैनी को बताता है कि उसके अंदर एक काइंड ऑफ टेलीपैथी जैसी पावर है जिससे वो अपने जैसे लोगों से बिना मुंह खोले घंटों बात कर सकता है। वो इस पावर को शाइनिंग नाम से बुलाता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि डैनी भी शाइन करता है, यानी डैनी के पास भी ये अजीब सी पावर है।
डैनी हैलोडेन को बताता है कि टोनी उसे कुछ विजन्स दिखाता है और टोनी ने ओवरलुक होटल को लेकर भी डैनी को विजन्स दिखाए हैं। हैलोडेन बोलता है कि अगर किसी जगह पे कुछ बुरा होता है तो वो घटना अपनी परछाई छोड़ जाती है। ओवरलुक होटल भी ऐसी ही जगहों में से है विच शाइन्स, और सिर्फ शाइनिंग लोग ही इन चीज़ों को देख सकते हैं। तभी अचानक डैनी हैलोडेन से रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। दोस्तों, रूम 237 शायद वही कमरा था जहां चार्ल्स ग्रेडी ने अपने परिवार को मारा था, और हैलोडेन डैनी को उस कमरे में जाने से मना करता है। तो इसके बाद होटल में जैक और उसकी फैमिली अकेले रहने लगती है और इनके रहते हुए यहाँ 1 महीना बीत जाता है। हम जैक और वेंडी को आपस में बात करते देखते हैं और जैक बताता है कि 1 महीना पहले जब वो इस होटल में इंटरव्यू देने आया था तो उसे ऐसा लगा कि वो यहाँ पहले भी आया है। उसे इस होटल का हर एक कोना मानो याद सा था एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेजा वू। आगे के कुछ सीन्स में हम वेंडी और डैनी को पास के मेज़ में खेलते हुए देखते हैं। डैनी डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ कोई नहीं था। डैनी टोनी को बोलता है कि उसे डर लग रहा है और टोनी बोलता है कि ये सब एक किताब की फ़ोटोज़ की तरह है और ये रियल नहीं है। तो इसके 2 दिन बाद हम डैनी को अपने पिता के कमरे से एक फायर इंजन खिलौना लाने जाते देखते हैं और वहाँ पे जैक अपने बेड पे एकदम अपराइट बैठा था। वो डैनी को अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बिठाता है और वो उससे बहुत ही क्रीपी एक्सप्रेशंस के साथ बात करता है। जैक बोलता है कि ही विशेस कि वो लोग इस जगह पर रहें फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। डैनी अपने पिता से पूछता है कि क्या वो कभी उससे और उसकी मॉम को हर्ट करेंगे, तो इस पे जैक बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे बिकॉज ही लव्स हिम। तो इसके अगले सीन में हम डैनी को अपने खिलौना से खेलते देखते हैं जब उसकी तरफ एक बॉल आती है। डैनी बॉल के डायरेक्शन में जाता है और वहाँ रूम नंबर 237 ऑलरेडी खुला था। डैनी उस कमरे के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ हम जैक को अपनी नींद में चिल्लाते देखते हैं। वेंडी के आने पर जैक उसे बताता है कि जैक को एक अजीब सा सपना आया जिसमें उसने वेंडी और डैनी को जान से मार डाला था। तभी वहाँ बेसमेंट में डैनी आता है और वो अपना अंगूठा चूस रहा था। उसके गर्दन पे चोट के निशान थे और वेंडी को ऐसा लगता है कि शायद जैक ने ही डैनी पे हाथ उठाया है। वो जैक को गालियाँ देते हुए वहाँ से डैनी के साथ चली जाती है। इसके बाद हम जैक को एकदम पागल सा होते देखते हैं और वो जाता है होटल के गोल्ड रूम में। जैक को वापस से शराब पीने की इच्छा हो रही थी और वो बोलता है कि ही इज़ रेडी टू गिव हिज सोल फॉर ए ग्लास ऑफ बियर। तभी अचानक हम व्यूअर्स वहाँ एक लॉयड नाम के बारटेंडर को देखते हैं और गोल्ड रूम में अपने आप ही कई शराब की बोतलें भी आ जाती है। जैक बहुत ही क्रीपी वे में लॉयड से बातें करता है और उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ओवरलुक होटल पूरी तरह से खाली थी, यानी ये लॉयड एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि भूत था। जैक लॉयड को बोलता है कि उसने डैनी को चोट नहीं पहुंचाया है और वेंडी उसे सिर्फ इसीलिए ब्लेम कर रही है क्योंकि आज से 3 साल पहले उसने गलती से डैनी की शोल्डर डिसलोकेट कर दी थी। दोस्तों, आप अगर यहाँ गौर कीजिएगा तो मूवी के स्टार्ट में वेंडी ने बोला था कि ये शोल्डर डिसलोकेट वाली इंसिडेंट 5 महीने पहले हुई थी, लेकिन इस सीन में जैक का कहना था कि ये इंसिडेंट 3 साल पहले हुई थी। तभी उस गोल्ड रूम में वेंडी आती है और वो बोलती है कि डैनी को रूम नंबर 237 में किसी औरत ने मारने की कोशिश करी है। जैक रूम नंबर 237 में जाता है जहां उसे एक नेकेड औरत सेड्यूस करती है। जब जैक उस औरत को किस करता है तो उस औरत की शरीर अचानक से सड़ने लगती है और वो एक घोंसली बुढ़िया में तब्दील होकर जैक की तरफ आती है। जैक रूम से फौरन भागता है और इसी सीन में हम डैनी को काइंड ऑफ चोक होते हुए भी देखते हैं। डैनी अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज़ का उपयोग करके डिक हैलोडेन से कांटेक्ट करता है जिससे हैलोडेन को पता चलता है कि डैनी और वेंडी की जान खतरे में है। हैलोडेन फौरन ही होटल ओवरलुक तक पहुंचने के लिए फ़्लाइट बुक करता है ताकि वो इन्हें बचा सके। तो इसके बाद हम जैक को वापस पागलों की तरह अपनी बीवी पे चिल्लाते देखते हैं और वो अपने कमरे से निकलकर गोल्ड रूम की तरफ वापस जाता है। सरप्राइजिंगली गोल्ड रूम के अंदर एक पार्टी चल रही थी और वहाँ कई लोग या फिर कहें तो कई भूत थे। जैक की मुलाकात एक बार फिर से लॉयड से होती है और पार्टी के दौरान जैक एक डेल्बर्ट ग्रैडी नाम के इंसान से मिलता है। ग्रैडी की एक वाइफ और 2 बेटियां थी और मूवी के पहले सीन में हम व्यूअर्स को मिस्टर उल्मन ने बताया था कि सन 1970 में चार्ल्स ग्रेडी नामक इंसान ने अपनी बेटियों और बीवी को कुल्हाड़ी से मार डाला था।
जैक डेलबर्ट ग्रेडी से पूछता है कि क्या वो कभी यहाँ का केयर टेकर रहा था। तो इस पे ग्रेडी बोलता है कि इस होटल का केयर टेकर हमेशा से जैक ही है। ग्रेडी जैक को बताता है कि उसका बेटा डैनी अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज से किसी बाहरी इंसान को ओवरलुक होटल के अंदर बुला रहा है, एंड दिस वाज अ रेफरेंस टू डिक हैलोरेन, जिसे डैनी ने अपने माइंड से कांटेक्ट किया था। फिर ग्रेडी बोलता है कि उसकी एक बेटी ने इस होटल को जलाने की कोशिश करी थी और इसीलिए उसने अपनी बेटियों को सज़ा दिया, और ठीक वैसे ही जैक को भी अपने बेटे और बीवी को सज़ा देनी चाहिए। सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स डैनी को देखते हैं जो कि टोनी की आवाज़ में रेड रूम चिल्ला रहा होता है। वेंडी के आने पे वो बोलता है कि डैनी यहाँ नहीं है और अभी यहाँ सिर्फ टोनी है। इस बात पे वेंडी एक बेसबॉल बैट लिए होटल के बेसमेंट में जैक से बातें करने जाती है। वेंडी को वहाँ जैक की लिखी हुई पेजेस दिखती हैं और सरप्राइजिंगली जैक ने हज़ारों पेज सिर्फ एक बात लिखकर भरी हुई थी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यही लाइन कई बार रिपीटेड थी। यानी जैक इतने दिनों से बेसमेंट में बैठा यही लाइन लिख रहा था, एंड इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स श्योर हो जाते हैं कि या तो जैक पागल हो चुका है या फिर ओवरलुक होटल के घोस्ट्स ने जैक को ऐसा बना दिया है। तभी पीछे से वहाँ जैक आता है और वो वेंडी पे चिल्लाने लगता है। जैक पूरी तरह से पागल हो गया था और वो बहुत ही क्रीपी तरीके से वेंडी की तरफ बढ़ रहा था, एज इफ वो उसे जान से मार डालेगा। डर के वेंडी अपने बेसबॉल बैट से जैक के सर पे मारती है, जिससे जैक बेहोश हो जाता है। इसके बाद वेंडी जैक को इस होटल के फूड स्टोरेज वाले कमरे में बंद कर देती है। फिर वेंडी होटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक ने पहले ही हर एक कैट व्हीकल के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स निकाल लिए थे, जिससे ये व्हीकल स्टार्ट ही ना हो। दूसरी तरफ हम जैक को फूड स्टोरेज रूम में बंद देखते हैं, जहां उसे ग्रेडी की आवाज़ सुनाई देती है। ग्रेडी जैक को बाहर से बोलता है कि जैक ने अपना काम बखूबी नहीं निभाया है, और जैक ग्रेडी से एक और मौका मांगता है ताकि वो अपनी बीवी और अपने बेटों को कड़ी से कड़ी सजा दे सके। जैक के ऐसा बोलते ही अचानक से इस फूड स्टोरेज का दरवाज़ा अपने आप ही खुलता है और जैक फिर से आज़ाद हो चुका था। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं, जिसे शायद आभास हो गया था कि जैक आज़ाद है, और वो एक चाकू और लिपस्टिक लेकर रूम के डोर पे रेड रूम लिखता है। वो बार बार टोनी की आवाज़ में रेड रूम चिल्ला रहा था, और इस आवाज़ को सुनकर वेंडी उठ जाती है। वेंडी को दरवाजे पर रेड रूम लिखा दिखता है, और जब वो इन वर्ड्स को आईने में देखती है तो द वर्ड वॉज मर्डर। जी हाँ दोस्तों, रेड रूम मर्डर शब्द का उल्टा है, और डैनी के अंदर छिपा टोनी अपनी माँ वेंडी को होने वाले मर्डर के बारे में आगाह कर रहा था। तभी हम व्यूअर्स जैक को एक कुल्हाड़ी लेकर इस रूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं। वेंडी फौरन ही डैनी के साथ बाथरूम में छुप जाती है, और वो डैनी को बाथरूम के खिड़की से होटल के बाहर भेज देती है। ये खिड़की काफ़ी छोटी थी और वेंडी खुद इससे बाहर नहीं निकल पाती है, और दरअसल डिक हैलोरेन इस होटल तक डैनी और वेंडी की मदद करने पहुंच गया था, और वही इस व्हीकल से आया था। जैक फौरन ही यहाँ से वापस होटल के एंट्रेंस की तरफ जाता है, क्योंकि वो पहले हैलोरेन को जान से मारने की सोचता है। हैलोरेन होटल के अंदर आता है, और उसके आते ही जैक उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद जैक पीछा करने लगता है डैनी का, और डैनी भागकर होटल के सामने वाले मेज़ में घुस जाता है। दूसरी तरफ हम वेंडी को होटल के अंदर इधर उधर भागते देखते हैं, जहाँ उसे कई भूत दिखते हैं। एक बियर कॉस्ट्यूम वाला इंसान विथ प्रीवियस होटल ओनर, एक डेड बॉडी, कुछ स्केलेटन्स, और वो एलिवेटर एंड ब्लड वाली सीन जिसे हमने मूवी के कई सीन्स में देखा था। मेज़ के अंदर डैनी के फुटप्रिंट्स को देखकर जैक उसका पीछा कर रहा था, और डैनी बहुत ही चालाकी से अपने फुटप्रिंट्स को बैक ट्रेस करके छुप जाता है। जैक इन फुटप्रिंट्स को देखकर कंफ्यूज होता है, और चूंकि डैनी रोज इस मेज़ में अपनी माँ के साथ खेलता था, उसे बाहर का सही रास्ता याद था, और वो भागकर बाहर निकल जाता है। वेंडी भी होटल के बाहर आती है, और वो डैनी को लेकर इस होटल से दूर भागती है। ये दोनों हैलोरेन के लाई हुई व्हीकल में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो कि मेज़ में बुरी तरह से खो गया था, और उसे इस बात से सबसे ज़्यादा गम था कि ही वॉज नॉट एबल टू किल हिज फैमिली। अगले दिन सुबह हम जैक को बर्फ में जमा हुआ देखते हैं, और मोस्टली ही वॉज डेड। एंड देन आती है मूवी की लास्ट सीन, जिसने हर एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। हम व्यूअर्स गोल्ड रूम में लगे कुछ पोर्ट्रेट्स को देखते हैं, और इनमें से एक पोर्ट्रेट में हम जैक की तस्वीर देखते हैं, जो कई लोगों के साथ पार्टी करते हुए दिख रहा था। द प्रॉब्लम हियर वॉज कि ये फ़ोटो 4 जुलाई 1921 की थी, जबकि मूवी की कहानी 1980 की है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
अब दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी लोग एकदम से कंफ्यूज होंगे कि आखिर मूवी में हुआ क्या और इतनी सिंपल स्टोरी होने के बावजूद ये फिल्म इतनी हाईली रेटेड क्यों है। आपके सभी सवालों को जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। सो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यहाँ से वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लंबी होने वाली है। मूवी के डिफरेंट थ्योरीज की एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को एक वार्निंग देना चाहूँगा कि मैं यहाँ कुछ ऐसी डीप थ्योरीज की बातें करने वाला हूँ जो कि एडल्ट और डिस्टर्बिंग कंटेंट है। तो अगर आप इन बातों से डिस्टर्ब होते हैं तो आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर दीजिए। नाउ विद दैट सेड लेट्स डाइव इनटू ऑल द पॉसिबल थ्योरीज टू एक्सप्लेन दिस मूवी। तो दोस्तों जो पहली थ्योरी है उसे हम बोलेंगे री इनकारनेशन। नाउ एज द नेम सजेस्ट, जैक हमेशा से इस होटल का केयर टेकर था और उसका पुनर्जन्म भी इसीलिए हुआ था कि वो ओवरलुक होटल में अपने परिवार को लाकर उनका ब्लड सैक्रिफाइस दे सके। इस थ्योरी को सपोर्ट करती है मूवी की कुछ सीन्स, जैसे जैक अपनी बीवी वेंडी को बोलता है कि जब वो होटल में पहली बार इंटरव्यू देने आया था तो उसे मानो इस होटल का एक एक कॉर्नर पहले से ही पता था। इट वॉज लाइक ए स्ट्रॉन्ग डेजा वू टू हिम। इसके अलावा हम जैक की तस्वीर ओवरलुक होटल में मूवी के एंड में देखते हैं जो कि सन 1921 में ली गई थी, विच मीन्स कि 1980 वाला जैक उस 1921 के फोटो वाले इंसान का ही पुनर्जन्म है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मूवी के दौरान हम व्यूअर्स कई और घोस्ट्स को देखते हैं जैसे ग्रेडी, बारटेंडर लॉयड, ट्विन सिस्टर्स, नेकेड वुमेन इत्यादि। तो आखिर वो लोग कौन थे? इट्स सिंपल, ये वो लोग थे जिन्होंने या तो इस होटल में कत्ल किया है या फिर उनका कत्ल इस होटल में हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सप्लेनेशन के शुरुआत में बताया था कि ओवरलुक होटल इंडियन बरियल ग्राउंड पे बना है और होटल के कंस्ट्रक्शन के वक्त यहाँ कुछ अटैक्स भी हुए थे। वो इंसिडेंट्स क्लियर करते हैं कि ओवरलुक होटल में हमेशा से कुछ ना कुछ वायलेंस ज़रूर होता आया है और जो लोग भी यहाँ किसी भी तरह के वायलेंस का शिकार होते हैं वो होटल के अंदर किसी टाइम लूप में फंस जाते हैं। मूवी में इस होटल से रिलेटेड वायलेंस के कई इंस्टेंसेस बताए गए हैं और वो खूनी एलिवेटर वाला सीन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड शेड एंड द मैसेकर जो इस होटल में पास्ट में हुई है। यही रीज़न है कि डिक हैलोरन ने बोला था कि द ओवरलुक होटल शाइन्स, मतलब ये होटल भी काइंड ऑफ एक जिंदा होटल है जिसमें हमेशा कुछ ब्लड सैक्रिफाइस होती है। अब डैनी के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो पास्ट और फ्यूचर देख पाता था और वो समझ चुका था कि जैक उन्हें मारने वाला है। जब भी डैनी डर जाता था तो उसके अंदर की दूसरी पर्सनालिटी उस पर हावी होती थी जिसे मूवी में टोनी के नाम से दिखाया गया है। टोनी समझदार था, चालाक था और वो हमेशा से अपने पिता के अंदर छुपे ईविल को देख पाता था। डैनी के दूसरे पर्सनालिटी टोनी का जन्म ही तब हुआ था जब जैक ने डैनी के आर्म को डिसलोकेट कर दिया था। इस बात को प्रूव करती है वो सीन जब हम डैनी को ट्विन सिस्टर्स से मिलते देखते हैं। डैनी बहुत ज़्यादा डर गया था लेकिन टोनी उसे भरोसा दिलाता है कि ये सब सिर्फ एक किताब के प्रिंटेड फोटोज़ की तरह है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओवरलुक होटल एक री इनकारनेटेड स्पिरिट्स के साइकिल में फंसा है जहाँ ये होटल पास्ट में हुई घटनाओं को भुला नहीं पाता है और होटल में रह रहे स्पिरिट्स बार बार जन्म लेकर ब्लड सैक्रिफाइस देने वापस आते हैं, चाहे वो चार्ल्स ग्रेडी हो या फिर जैक टॉरेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को री इनकारनेशन वाली थ्योरी समझ आ गई होगी। अब अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो उसका नाम है नो घोस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस थ्योरी के मुताबिक द शाइनिंग फिल्म में भूत थे ही नहीं बल्कि ये फिल्म बस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। मूवी की शुरुआत से ही आप जैक के बिहेवियर को नोटिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि वो नॉर्मल नहीं था। उसके अंदर हमेशा से पागलपन था। उसने 5 महीने पहले डैनी के आर्म को डिसलोकेट किया था और जब वो बारटेंडर लॉयड से बात करता है तो वो बोलता है कि उसने 3 साल पहले ऐसा किया था, विच प्रूव्स कि ही वॉज लाइंग और वो अपने किए हुए गलती को छुपा रहा था। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट एज पोर्ट्रेड बाई वेंडी, क्योंकि जैक ने जानबूझकर डैनी पे ज़्यादा फोर्स लगाया था। डैनी अपने पिता से डरता था और इसीलिए उसे स्प्लिट पर्सनालिटी हुई जिसमें उसके दूसरे पर्सनालिटी का नाम था टोनी और टोनी हमेशा डैनी की रक्षा करने की कोशिश करता था। मूवी के दौरान आप कई बार ऐसे डायलॉग सुनोगे जब जैक वेंडी को ब्लेम करता है फॉर ऑल हिज फेलियर्स इन लाइफ, जो कि गलत है और वो सारी सीन्स प्रूव करती है कि जैक एक घटिया किस्म का इंसान था जो अपनी गलतियों का बिल दूसरों पे फाड़ रहा था। ओवरलुक होटल की कहानी सुनकर जैक इंस्पायर होने लग गया था और अकेले रहते रहते उसके अंदर का पागलपन उसके दिमाग पे चढ़ गया।
हालांकि मूवी में ये बात बताई नहीं गई है, लेकिन द शाइनिंग नोवेल में साफ साफ लिखा है कि जैक अपने राइटिंग प्रोजेक्ट को छोड़कर दिन भर ओवरलुक होटल की हिस्ट्री जानने में लगा रहता था। इसी वजह से उसे इस होटल में अलग अलग लोग दिखने लगे जो उसके ही दिमाग के क्रिएशंस थी, और फिर वो धीरे धीरे पूरी तरह से पागल होता चला गया। इस पागलपन के कारण जैक अपने ही बीवी और बेटे को मारने की कोशिश किया, लेकिन डैनी वॉज स्मार्ट इनफ टू आउटविट हिम, क्योंकि डैनी शाइन्स। दूसरी तरफ हम वेंडी को मूवी की शुरुआत से ही एकदम बेवकूफ़ और डरा डरा सा देखते हैं, लेकिन मूवी के एंड टाइम शी बिकम्स हर ट्रू सेल्फ, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए जैक पे हमला भी करती है। इट वॉज द शो केस ऑफ 3 कैरेक्टर्स हु इवॉल्व व्हेन द डिमांडिंग सिचुएशन अराइव्स। अब आप पूछेंगे कि अगर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है तो हम व्यूअर्स जैक को 1921 वाली फ़ोटो में क्यों देख पाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि वो फ़ोटो सिर्फ इतनी सी बात सिग्निफाई करती है कि आखिर किस किस को इस होटल ने कंज्यूम किया है। मूवी के एंड में जैक वॉज फ्रोजन और वो उस फोटो के अंदर कंज्यूम हो गया, यानी पहले वो फोटो में नहीं था, लेकिन ओवरलुक होटल में साइकोलॉजिकली ट्रैप होने के बाद वो उस फोटो के अंदर दिखने लगा। द पिक वॉज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट द कंज्यूमिंग नेचर ऑफ द ओवरलुक होटल। अब दोस्तों, जो तीसरी थ्योरी है ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग थ्योरी है, और इस थ्योरी का नाम है अल्कोहलिज्म एंड लस्ट। इस थ्योरी में साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल दोनों चीज़ों का मिश्रण है, जो कि इसे वन ऑफ द बेस्ट लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग थ्योरी बनाती है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जैक को शराब की आदत थी और वो अपनी इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। ओवरलुक होटल आने के बाद कहीं ना कहीं जैक अकेला सा हो गया था और उसके अंदर शराब की तलब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। नाउ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा चार्ल्स ग्रेडी के मर्डर वाले इंसिडेंट पे, जो कि सन 1970 में हुई थी, और जैक इस होटल में 1980 में एज ए केयर टेकर आया। यानी इस होटल में पिछले 9 साल से जो केयर टेकर्स थे उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। तो आखिर जैक के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था? इसका जवाब सिंपल है कि ओवरलुक होटल्स के भूत खुद किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इंस्टेड वो बस लोगों के दिमाग के साथ खेल के उन्हें पागल सा बना देते हैं। अब अगर कोई इंसान दिल से अच्छा है तो उसे बहकाना आसान नहीं होगा, लेकिन कोई इंसान अगर बुरा है तो उसके अंदर के बुरे चीज़ों को बाहर निकालकर उसे बहकाना काफ़ी आसान है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है वेंडी और जैक। जैक जब डिफरेंट स्पिरिट्स को देखता है तो वो स्पिरिट्स उसे खुद की ही फैमिली को मारने के लिए बहकाती है, लेकिन वेंडी जब इन स्पिरिट्स को देखती है तो उसे महसूस होता है कि उसके बेटे डैनी को उसकी ज़रूरत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैक पहले से ही एक बुरा इंसान था और वेंडी एक अच्छी इंसान थी। अब आप लोग बोलोगे हाउ कैन आई से कि जैक बुरा था? तो इसका जवाब मैं आपको फिल्म में दिखाई गई कुछ प्रूफ्स के जरिए दूंगा। मूवी के लास्ट मिनट्स में वेंडी को ये वाली सीन दिखती है विच रिप्रेजेंट्स द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द बियर कॉस्ट्यूम्ड मैन एंड द ओल्ड ओनर ऑफ द ओवरलुक होटल। ये सेम पोस्चर है जिसमें हमने डैनी को मूवी की शुरुआत में ब्रश करते हुए देखा था। नाउ जब डॉक्टर डैनी से मिलने आती है तो डैनी अपने बेड पे कुछ इस पोस्चर में लेटा था। इतना ही नहीं, डैनी के पीछे एक बियर की पिलो थी विच रिजेंबल्स द बियर वी सॉ इन द लास्ट मिनट्स ऑफ द मूवी। इसके अलावा जब जैक ओवरलुक होटल में अपने फैमिली के साथ मूव इन करने आता है तो वो एक मैगजीन पढ़ रहा होता है, और ये मैगजीन है प्ले गर्ल मैगजीन। और अगर आप इस एडिशन के प्ले गर्ल मैगजीन को करीब से देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस। नाउ आई नो इट्स अ वेरी डीप ऑब्जर्वेशन, और अगर आप व्यूअर्स को याद हो तो जैक जब रूम नंबर 237 में गया था तो वहाँ उसे एक नेकेड लड़की मिली थी, और इस लड़की को देखकर जैक उसे इंस्टेंटली किस करने लग गया था। इतना ही नहीं, मूवी का वो सीन जब जैक को डरावना सपना आता है और हम व्यूअर्स डैनी के गर्दन पे चोट के निशान देख पाते हैं, क्लियरली सिग्निफाइज समथिंग फिशी। डैनी के कमरे में 2 बियर्स की फ़ोटो थी और ठीक बाहर वाले कमरे में हम सेम पोस्टर में 2 नेकेड बच्चों की पिक्चर्स देखते हैं। दीज स्मॉल डिटेल्स इन द मूवी इस बात को सिग्निफाई करती है कि जैक डैनी को अब्यूज़ कर रहा था, वो भी सेक्सुअली। जैक ने ही डैनी के गर्दन पे वो चोट पहुंचाए थे, और जैक हमेशा से एक बहुत ही बुरा इंसान था। यही वजह है कि ओवरलुक होटल के स्पिरिट्स जैक के बुरे साइड को एकदम से बाहर लाकर उसे अपने ही परिवार वालों को मारने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि यहाँ के स्पिरिट्स उन्हीं लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है जो पहले से ही बुरे होते हैं।
गुड पीपल कैन सर्वाइव इन दिस होटल ईजिली। इन सभी थ्योरीज के अलावा अगर आप कैरेक्टर्स के ड्रेसिंग पे ध्यान देंगे तो आप अक्सर इस मूवी के कैरेक्टर्स को रेड, वाइट या ब्लू ड्रेस में देखोगे, विच सर्टली रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन्स बिकॉज अमेरिकन फ्लैग की कलर भी ऐसी ही है। जब भी जैक वायलेंट होता है तो वो इन्हीं कलर्स के वार्म फील वाले कपड़े पहनता है और डैनी उसके ऑपोजिट वे में अमेरिकन अचीवमेंट से रिलेटेड ड्रेसेस पहनता है, लाइक अपोलो 11 स्वेटर विच रिप्रेजेंट्स द न्यू एज एंड अ बेटर वर्ल्ड। दोस्तों, द शाइनिंग मूवी के अंदर और भी कई सबलिमिनल मैसेजेस छुपे हैं जिसको शायद डिकोड करना हमारे बस की बात नहीं है, और अगर मैं हर एक मैसेज पे प्रकाश डालूँ तो वीडियो 3-4 घंटों की हो जाएगी। नो वंडर वाई स्टैनली क्यूब्रिक को आज तक के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक माना गया है, क्योंकि वो मूवी के हर एक सीन को बहुत ही बारीकी से बनाते थे। द शाइनिंग मूवी को बनाने में तकरीबन 2 साल लगे और इस फिल्म के कई शॉट्स की 150 से भी ज़्यादा रीटेक्स हुई थी। दिस मूवी माई फ्रेंड इज़ ए मास्टरपीस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इन तीनों में से कौन सी थ्योरी में भरोसा रखते हो, या फिर अगर आपके पास कोई नई थ्योरी है तो उसे भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा